साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज पुनः हम लोग इस वीडियो के माध्यम से 8th पे कमीशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बारीकियों पे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। हालांकि इससे रिलेटेड हम लोगों ने एक वीडियो में चर्चा की थी, उसमें काफ़ी स्पष्ट हम लोग कर चुके थे। इस वीडियो के माध्यम से बिहार में जो शिक्षक हैं, चाहे वे नियोजित शिक्षक हों या तो फिर विशेष शिक्षक हो जो राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं, या तो फिर नियमित शिक्षक हो या तो कोई भी कर्मचारी हो, जब 8वां वेतन आयोग यानी कि 8th पे कमीशन लागू होगा तो वह किस प्रकार से उनकी सैलरी में उछाल होगी, इसको कैलकुलेशन के साथ समझ लेंगे कोई एक उदाहरण लेकर के। चलिए हम लोग 8th पे कमीशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बारीकियों को पहले समझें, उसके बाद फिर हम लोग अंततः उस पर चर्चा करेंगे। पिछले दिन 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 8th पे कमीशन की मंजूरी मिल चुकी है। आप भली भांति अवगत हो चुके हैं। इसकी जानकारी अश्विनी वैष्णव के द्वारा दी गई और उन्होंने कहे कि जल्द ही कमेटी का गठन होगा और कमेटी के गठन में जो एक अध्यक्ष और दो सदस्य का गठन किया जाएगा, वे जल्द ही बेसिक डीए और अन्य भत्तों के बारे में क्या इजाफा होनी चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। आप इस बात से भली भांति स्पष्ट हो चुके हैं कि सबसे पहले जो केंद्रीय कर्मचारी है, जिसमें संख्या उसकी बताई जा रही है कि केंद्रीय कर्मचारी के साथ साथ जो पेंशन भोगी है, उनकी भी जो सैलरी है जो उनको प्राप्त होता है पेंशन के रूप में, या तो फिर जो वेतन प्राप्त होता है कर्मचारी जो वर्तमान में कार्यरत है, उनकी जो आमदनी है वह काफ़ी बढ़ेगी, उनकी आमदनी में वृद्धि होगी। तो भारत सरकार द्वारा स्थापित यह जो वेतन आयोग है वह एक केंद्रीय सरकारी संगठन होती है जो अपने कर्मचारियों को समय समय पर, चाहे वह पेंशन भोगी हो या तो फिर कर्मचारी हो, तो समय समय पर उनकी महंगाई के अनुसार से अपने वेतन में उनके जो वेतन ढांचा होता है, वेतन जो सैलरी स्ट्रक्चर होती है, उसमें परिवर्तन करता है। और यह कमेटी महंगाई के अनुसार से सभी का आकलन करके, यानी कि क्या महंगाई है, उसके बाद क्या वृद्धि होनी चाहिए, सारी चीज़ों का, उसके बाद अन्य जगह की महंगाई यानी कि अन्य कंट्री की महंगाई के अनुसार से जो आकलन करती है, उसके बाद आकलन करने के बाद अंततः सरकार को सौंपती है। उस अनुसार से सरकार इस पर निर्धारित करती है फिटमेंट फैक्टर। हम लोग अवगत हैं कि सबसे पहले 1946 में प्रथम वेतन आयोग का गठन हुआ था और उसके बाद इन्हें 47 में लागू किया गया। उसके बाद छठे की बात करें तो छठे जो वेतन आयोग था वह 2006 में प्रारंभ हो चुका था और उस समय मनमोहन की सरकार थी। उसके बाद 7वां वेतन आयोग 2016 में प्रारंभ हुआ। उस समय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है उनकी ही सरकार थी। उसके बाद 8वां वेतन आयोग 2026 में, लेकिन 1 जनवरी 2026 में इसको प्रारंभ किया जाना है। यह वेतन आयोग 10 साल के अंतराल में लागू किया जाता है। तो 2016 में लागू हुआ था, उसके बाद उसमें यदि 10 ऐड करेंगे तो 2026 में, यानी कि 31 दिसंबर 2025 जब आएगा तो यह जो 2016 का 7वां वेतन आयोग चल रहा था उसकी समाप्ति हो जाएगी और 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग प्रारंभ हो जाएगा। तो 7वें वेतन आयोग में जो 2016 में लागू की गई थी, उस समय किसी कर्मचारी का जो न्यूनतम सैलरी था, मिनिमम सैलरी 7,000 रखा गया, यानी कि 2016 की चर्चा कर रहे हैं। तो 2016 में 7,000 से बढ़ा करके 18,000 किया गया। इसको फिर से हम लोग करेक्ट कर लें, इसको स्पष्ट कर लें कि जो न्यूनतम सैलरी 7,000 थी वह बढ़ा करके 18,000 किया गया। तो यह सैलरी फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होती है और यह 7वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर है वह 2.57 निर्धारित किया गया था और 2.57 यदि
7,000 में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 18,000 के करीब हो जाता है। तो यह न्यूनतम सैलरी निर्धारित की गई थी। तो जिस प्रकार के कर्मचारी हो, जैसे कर्मचारी होते हैं जिनकी बेसिक सैलरी जितनी होती है, चाहे वह अधिकारी रैंक के हों, तो उनकी जो बेसिक सैलरी है उसमें फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई किया जाता है। और उस समय जो नए वेतन आयोग का गठन होता है, नए वेतन आयोग जब लागू किया जाता है, अप्लाई में आता है, तो उस स्थिति में उसकी सैलरी बेसिक और फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई होते चलता है। तो यह सब सारी बातें हम लोग कर चुके थे। उसके बाद यह भी हम लोग समझ लें कि जिस प्रकार से 7वें वेतन आयोग में 2.57 निर्धारित किया गया था, ध्यान रखिएगा, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। तो अब इसी के आकलन के अनुसार से इसी के समतुल्य कहा जा रहा है कि 8वां वेतन आयोग जब प्रारंभ होगा, कमिटी जब जो डीए, बेसिक, अन्य जो महंगाई भत्ता है उसको आकलन करके सिफारिश जब सरकार को देगी, तो वह 2.57 के आधार पर यदि लागू करती है फिटमेंट फैक्टर, तो निश्चित रूप से उससे अधिक होना चाहिए। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग में 2.86 हो सकता है, इसकी सिफारिश हो सकती है। लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि यह 1.92 भी हो सकता है। तो इससे बहुत सारे केंद्रीय कर्मचारियों को, इसके साथ साथ पेंशन भोगियों को, लगभग इसकी संख्या बताई जा रही है कि 1 करोड़ के लगभग हैं जिनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। यह जो बेनिफिट मिलेगा सबसे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को, उसके बाद राज्य के कर्मचारियों को भी इसका फ़ायदा मिल जाता है। राज्य सरकार इसको अपने ढंग से कुछ दिनों के बाद इसको अप्लाई करती है और उसे करना ही पड़ता है जो राज्यकर्मी है। तो खास करके जो बिहार के नियोजित शिक्षक हैं उसे इसका बेनिफिट फ़िलहाल नहीं मिलने वाला है, लेकिन कुछ न कुछ जो महंगाई भत्ते में वृद्धि होती है उस आधार पर से उसकी वेतन भी वृद्धि होती है। लेकिन राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर चुके विशेष शिक्षक, उन्हें इसका बेनिफिट पूर्णतः मिलने वाला है, जो कि आगे चल करके उन्हें जो वेतन में उछाल होगी, वेतन जो वृद्धि होगी, उसका किस प्रकार से बेनिफिट होगा उसकी चर्चा हम लोग यहाँ पे जो कैलकुलेशन के साथ बोर्ड पे कर लेते हैं। इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन के साथ इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि बिहार के जो नियोजित शिक्षक है उसे फ़िलहाल ईपीएफओ का लाभ प्राप्त हो रहा है, जिसमें 1800 रुपये की कटौती होती है। उसके बाद विशेष शिक्षक का दर्जा जब उन्हें मिला तो वैसी स्थिति में उसमें उसे एनपीएस अर्थात राष्ट्रीय पेंशन स्कीम का लाभ मिलेगा। तो उस स्थिति में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? एनपीएस के रूप में आपका जो बेसिक और डीए है उसे कितने प्रतिशत की कटौती होगी और अंततः कितनी राशि इन हैंड होगी, और जो टोटल बेनिफिट है वह कितनी प्राप्त होगी, इसको समझ लेंगे। उसके बाद अंततः जो 8th पे कमीशन अप्लाई होगा तो उस स्थिति में आपको कितनी राशि प्राप्त हो जाएगी, यानी कि आपका जो मूल वेतन है उसके आधार पर एचआरए, मेडिकल के रूप में जो प्राप्त होगा, फिर उसके बाद एनपीएस जो डिडक्शन होगा, और उसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा जो एनपीएस दी जाएगी किस प्रकार से होगा, थोड़ी सी चर्चा हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन के साथ कर लेते हैं। तो बेसिक 26,520 है एक कर्मी का। उसके बाद फिलहाल अभी जो डीए प्राप्त हो रहा है वह 53% है। तो 53% के आधार पे आप इसे कैलकुलेट करेंगे, 26,520 का 53% है तो आपको 1456 रुपया प्राप्त होगा। हमने कैलकुलेट करके रखा है, थोड़ा सा जल्दी से इसे हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद एचआरए यहाँ पे 5% के आधार पे हम लोग निर्धारित करेंगे। तो बेसिक का 5% है तो 1326 रुपया होगा। उसके बाद मेडिकल अनाउंस 1000 रुपया प्राप्त होता है। तो टोटल इसे आप ऐड करेंगे तो 42,902 रुपया मिलेगा। अब देखिए, जो नियोजित शिक्षक हैं उसे ईपीएफओ का लाभ प्राप्त हो रहा है तो 1800 रुपये इसमें कटौती होती है। तो
EPFO 1800 रुपया इसमें लेस करेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा आपको 41,102 रुपया। अब देखिए यदि यहाँ से चलें कि जब आप यह नियोजित के लिए है, नियोजित जिसे EPFO का लाभ मिल रहा था, NPS कटौती में, NPS रिडक्शन में आपका बेसिक का यानी कि यह जो बेसिक है 26,520 और DA 14,056, इसे आप ऐड करेंगे तो 40,576 होगा और इसका 10% कटौती किया जाएगा। यानी NPS कटौती में बेसिक और आपका DA दोनों ऐड होकर के 10% की राशि कटती है। तो इसे कैलकुलेट करने के बाद आपको प्राप्त होगा 4,157.6 रुपया। तो इतने रुपये की कटौती हुई, लेकिन प्राप्त हुई राशि कितनी आपको 42,902 रुपये। तो आपके हाथ में राशि आएगी इन हैंड 42,902 माइनस 4,157.6, इसको आप घटाएंगे तो यह मिलेगा आपको 38,844.4 रुपया NPS कटौती में। उसके बाद देखिए कि NPS जो गवर्नमेंट के द्वारा NPS सरकार के द्वारा दी जाएगी वह 14% दी जाती है। तो पुनः उसी प्रकार से आप करेंगे। बेसिक, तो बेसिक में आपका यहाँ पे जोड़े थे, देखिए इसको 40,576, 40,576 का 14% निकाल लेंगे तो यह राशि मिलेगी 5680.64 रुपया। तो यह सरकार देगी। तो कुल मिलाकर के टोटल की बात करें, टोटल बेनिफिट आपको प्राप्त हो जाएगा 42,902 प्लस 5680.64। तो इसको ऐड कीजिएगा तो यह होगा 48,582.64 रुपये। यह बेनिफिट हो गया। अब देखिए कि यदि यहीं पे 8th पे कमीशन की बात करें, 8th पे कमीशन की, तो इसमें यदि फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखा जाता है, यह अभी संभावित है। हम लोग सिर्फ इस बात को समझ रहे हैं फिटमेंट फैक्टर आखिरकार क्या रखा जाता है, वह तो आने वाले समय में हम लोग समझ पाएंगे। तो 1.92 रखा जाता है या तो फिर 2.866 रखा जाता है, क्योंकि जो 7th पे था उस समय 2.57 फिटमेंट फैक्टर FF रखा गया था फिटमेंट फैक्टर। तो इसी हिसाब से कहा जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 रखा जा सकता है। तो 2.86 फिटमेंट फैक्टर या 8th पे की बातें कही जा रही है। लेकिन चलिए हम लोग 1.92 फिटमेंट फैक्टर को ही लेकर के चलते हैं। तो इस स्थिति में बेसिक किसी कर्मचारी का अंततः देखना है कब, जब 31 दिसंबर 2025 पूरा होगा तो उस समय जो भी बेसिक है उसी अनुसार से निर्धारित किया जाना है। तो बेसिक यदि सपोज कीजिए कि किसी का, इसी को लेके चलते हैं 26,520 रुपया है। और ध्यान रखने वाली बात है कि जब कोई वेतन आयोग लागू होता है तो वहाँ पे DA को 0 रखा जाता है, शून्य में मर्ज कर दिया जाता है। उस स्थिति में जो बेसिक पे बनेगा, नई बेसिक पे, इसको चलिए लिखते हैं न्यू
बेसिक 26,520 और इसमें फिटमेंट फैक्टर 1.92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आपको प्राप्त होगा 50,918.4 इतना रुपया हो गया। और यह जो राशि हुई इसमें यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो इंडेक्स है तो इंडेक्स के समतुल्य इसके आगे पीछे कभी नहीं होगा। 50,918.4 रुपया इसके आगे ही चलेगा। इंडेक्स के आधार पे जो राशि मिल जाए तो बढ़ करके ही होती है, तो यह न्यू बेसिक बन जाती है। अब इसमें आपका HRA 5% निकालेंगे 50,918 का, तो यह HRA के रूप में 2545.92 रुपया हो गया। उसके बाद मेडिकल निकालेंगे तो मेडिकल तो फिक्स फिलहाल है, यह भी हो सकता है कि बढ़ाई जाए मेडिकल की राशि। तो 1,000 टोटल आप ऐड करेंगे 50,918.4, 2545.92 और 1,000, तो वैसी स्थिति में 54,464.32 रुपया प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम लोग एक समझने के दृष्टिकोण से इस कैलकुलेशन को किए। हो सकता है कहीं पे गुणा करने में यदि कोई गलती हुई हो तो उसको आप मैनेज करेंगे। उसको हम सिर्फ एक मेरा समझाने का ध्येय था। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।